गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। आपने नीट क्लियर कर लिया आज, हाँ जी मैम। तो आपको कितना उत्साह है? बहुत उत्साहित हूँ। मैं तो एक ही कहूँगा बात कि मेरे को अपने हिंदुस्तान की न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। उन्होंने जो डिसीजन दिया आज, वो एक चीज़ है, लोग बोलते हैं 25 लाख बच्चों का भविष्य है, लेकिन मैं बोलता हूँ 25 लाख बच्चे नहीं पढ़ते। पढ़ने वाले कुछ ही होते हैं और जो मेहनत करते हैं उनको सक्सेस 100% मिलती है। मेरे को बस इतना पता है फिलहाल कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उत्सव डॉक्टर बन रहा है। एक बड़ा मैटर है हमारे लिए, प्राउड का, कि भी बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और जब इसका रिजल्ट आया तो वी वर वेरी मच हैप्पी कि भी हमारा एक बच्चा चलो डॉक्टर बनने जा रहा है। और जब स्कोर देखा कि 695 है, वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा स्कोर है कि 695 स्कोर आया, तो उससे एक्साइटमेंट तो है ही है। और क्योंकि परिवार में हमारे मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग साइड में हैं, तो एक डॉक्टर भी बनने जा रहा है, तो फिर ये एक और हमारे लिए मैटर ऑफ प्राउड हो गया कि भी चलो लाइन में IITian के साथ साथ डॉक्टर्स भी आ गए। नमस्ते मैम। आपका गुड नेम? उत्साह गर्ग। तो आपने नीट क्लियर कर लिया आज, हाँ जी मैम। तो आपको कितना उत्साह है? बहुत उत्साहित हूँ मैं। तो आप जैसे कि नीट का एग्ज़ाम इतने दिन से कब हुआ था नीट का एग्ज़ाम? 5 मई को हुआ था 2024 और रिजल्ट आया था 4 जून के आसपास। तो जब 4 जून को रिजल्ट आया था, तो लेकिन इतने दिन से गवर्नमेंट इशू चल रहा था कि पेपर जो है दोबारा होगा, क्योंकि उसको लेके आप कितने परेशान थे या स्ट्रेस में थे? क्या इशू चल रहा था आपके दिमाग में? मैम 4 जून को जब रिजल्ट स्कोर कार्ड देखा तो रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। मेरे मतलब अच्छे नंबर थे, बहुत 695 बन रहे थे और उस हिसाब से पिछली बार तो सब मैक्सिमम कॉलेज मिल रहे थे, 600 के आसपास रैंक आना था, बट आया 3000 पार। तो फिर उससे लगा कि क्या हुआ, मतलब रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा दुखी हुआ। उसके बाद खबरों में आने लग गया कि चीटिंग हुई है, मार्क्स लीक हुआ है, तो उससे फिर वो चलता ही रहा जब तक आज कोर्ट की हियरिंग से मतलब सब कुछ डिसाइड नहीं हो गया। तो आज फाइनल हो चुका है कि जो एग्ज़ाम है वो रीटेक मतलब दोबारा नहीं होगा और आप उसको लेके बहुत खुश हैं। तो आपका कितना रैंक आया अभी मेरा 3170 है रैंक एंड अभी तो स्कोर कार्ड अभी फेस से मतलब वो करेंगी, NTA जो है उसे फेस से पब्लिश करेगी, तो उसके बाद पता चलेगा असली रैंक तो क्या होगा फिर से। तो आप जब नीट की तैयारी कर रहे थे तो वो कब से कर रहे थे आप तैयारी? मैंने एम तो बनाया था 6th क्लास से और 9 से मैंने मतलब प्योरली शुरू कर दी थी तैयारी। तो आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि मैं नीट की तैयारी करूँगा, और इसके पीछे आपका रोल मॉडल कौन है? आपने सोचा कि हाँ मैं इस लाइन में जाना चाहूँगा? मैम डॉक्टर मतलब जैसे हम हॉस्पिटल में जाते थे, मेरे जानकार में ना मतलब बहुत सारे हैं। जैसे जनरली हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि पैसे लूट रहे हैं या फिर माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, पर कुछ डॉक्टर हैं पापा के मतलब दोस्त बन गए हैं और मतलब उन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि पहली बारी में ठीक किया। और बहुत सारे लोग हैं जो लगातार खींचते रहते हैं साल भर 6-6 महीने तक और दवाइयाँ भी अच्छे प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो मैं सोचा कि मुझे भी एक अच्छा डॉक्टर बनना जो पहली बारी में ठीक करे और अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल करते हुए लोगों को ट्रीट करे। और ज़्यादा उन्हें झंझट में क्यों डाले, क्योंकि जब एक इंसान बीमार होता है तो उसका सब कुछ भूल जाता है वो, और डॉक्टर भी पूरी ऑनेस्टी के साथ जाता है कि वो मेरे को ठीक करेगा, ठीक प्रिस्क्रिप्शन देगा। तो ऐसी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना बिल्कुल भी, और उनको अच्छे से ट्रीट करें ताकि उन्हें मतलब विश्वास हो कि हाँ डॉक्टर्स भी अच्छे होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि डॉक्टर्स लूटते हैं या जो भी। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो कि जो आपने ये सोचा कि मतलब मैं इस लाइन में इसलिए जाऊंगा ताकि मैं पब्लिक का एक तरह से भला कर सकूं, आपके दिमाग में ये सब आया। तो आपने इसके लिए कोचिंग वगैरह भी ली कहीं से? हाँ जी, मैंने ली 9th ऑनवर्ड से ही। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, यमुनानगर ब्रांच। तो आकाश इंस्टीट्यूट में जो और भी स्टूडेंट्स हैं शायद उनके आपके जो मार्क्स हैं वो सबसे अबव हैं। जो फ्रेशर है मतलब कि 12th के बाद जस्ट उन्हें नीट दिया है, उसमें तो मैं ही हूँ टॉपर, और मेरे साथ 2 और भी हैं, वो ड्रॉपर थे, 1 साल उन्हें RM में थे वो, तो अब उनका हुआ है। तो मतलब फ्रेशर वाइज देखे तो मैं टॉपर हूँ, वैसे ड्रॉपर वाइज देखे तो मेरे से ऊपर 2 बच्चे हैं रैंक वाइज, तो मार्क्स वाइज तो एक ही है। आपके इसको लेके रोल मॉडल कौन रहे हैं आपके? आपको किसने हेल्प की है आपकी इस जर्नी में टोटल? मेरे सारे परिवार वालों ने किया मेरी हेल्प, और मम्मा का रोल, पापा का रोल, सबका अपना अपना रोल था। जब डिफ़िकल्टीज आई, कोविड का टाइम था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि
आसपास बीमार थे सब लोग और बाहर नहीं जाना था, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि कोई भी इक्विपमेंट नहीं था मेरे पास। 2019 में आया था कोविड, तो 2020 में भी लगभग कोई फ़ोन वगैरह नहीं था। पर पापा ने, मतलब पापा तो क्लर्क हैं, पर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, पर उन्होंने अपनी जो सेविंग्स थी उसमें बचा के फ़ोन लाए वो। उसके बाद उन्होंने लैपटॉप का इंतज़ाम किया, वाईफाई का इंतज़ाम किया ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। तो वो बहुत मेजर रोल था, मतलब कि सपोर्ट। और मम्मा ने मतलब पूरा फ्रेश खाना सब कुछ, मतलब अच्छे से हाइजीनिक वगैरह साइड जो है ना, जो डोमेस्टिक होती हैं चीज़ें, वो सबका अच्छे ध्यान रखा कि सही समय पे खाना, अगर बीमार हो गए तो ट्रीटमेंट और सब कुछ, मतलब वो बहुत ज़्यादा वो था। दीदी ने तो मेरे को मेंटली सपोर्ट करती ही रही हर वक्त। तो आपने मतलब नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आपने सोचा, तो आपने खुद को कितना आइसोलेट करके रखा कि भाई हाँ मेरे को इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, मेरे को सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करना। तो आप कई बार स्ट्रेस भी हुए होंगे, देन उस कंडीशन में आपने क्या किया? स्ट्रेस की कंडीशन में मेरा सबसे अच्छा जो शौक था वो था गाना सुनना। तो मैं तो गाने सुन लेता था या फिर पापा के पास बैठ जाता था बातें करने के लिए। पापा मम्मा से बात करके बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था, क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता है कि ना अपने पेरेंट्स से छुपानी नहीं चाहिए कोई भी बातें। हम ये जैसी होती है जिसमें बच्चा पेरेंट्स को नहीं बताता, बाकी सबको बताता है अपनी प्रॉब्लम्स। और अगर हम पेरेंट्स को बताएंगे ना अपनी प्रॉब्लम्स, जैसे भी हमें मेंटल ट्रॉमा आ रहा है, वो ऐसा सोल्यूशन देंगे हमें कि जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं हमें बदल के वो एक सही पाथ दिखाएंगे। और उतना हमारे अंदर तब नहीं होता जब टीनेज में होता है बच्चा, तो उसको इतनी समझ नहीं होती कि क्या डायरेक्शन में चाहिए। वो पेरेंट्स ही उसे डायरेक्शन दिखाते हैं, क्योंकि अभी ऐसा टाइम होता है कि बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा होता है सारी नई चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं। तब पेरेंट्स सही रास्ता दिखाते हैं कि अभी मत कर, इसका भी सही टाइम आएगा। मतलब मान लो किसी को घूमने जाना है, बाहर मूवी देखनी है, पापा ने कहा कि तू देख लियो, नीट के बाद देख लियो, पर अभी पढ़, अभी कंसंट्रेट कर अपने करियर पे। जब एक बार डॉक्टर बन गया उसके बाद मेहनत करते करते भी तेरे को टाइम मिलेगा। बट नीट की ऐसी तैयारी है जिसमें टाइम सही में वेस्ट नहीं करना है इधर जाके। तो ऐसी चीज़ें मतलब हर कोई मतलब तब करता है ना कि मैं ये भी कर लूँ और बहुत सारी चीज़ें कर लूँ, पर मैंने उस सबसे अपने आप को रोका कि नहीं, पहले मेरे को अपना क्लियर करना है। नहीं, जैसे और बच्चे आज की डेट में अगर नीट की तैयारी करें तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहें? तो आप अगर मान लो कोई और बच्चा आपसे इंस्पायर होके नीट की तैयारी करे तो उसको क्या करना चाहिए? उसे मतलब कंसिस्टेंटली हर रोज़ पढ़ना है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जिसमें वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा, बट डिमोटिवेट नहीं होना। पर ऐसे नहीं, कुछ लोग बनाते हैं एकदम फिक्स टाइम टेबल कि 12 घंटे मैं तो ऐसे पढ़ूंगा, सुबह इतने बजे उठ जाऊँगा, पक्का एल्टरेशन नहीं, एल्टर होगा वो टाइम टेबल। पर फिर मैं भी खुद हुआ डिमोटिवेट। मैंने भी अपने टाइम टेबल बनाए थे कि ऐसे करना है, बट हमें मेरे हिसाब से एक दिन का गोल सेट करना है कि मुझे काम कितना करना है। लोग टाइम के हिसाब से डिवाइड करते हैं कि मेरे को 12 घंटे पढ़ना है, बट मैं अपने आप को टास्क के हिसाब से डिवाइड करता था कि मेरे को इतना, अगर मेरे को 10 पेज पढ़ने हैं एनसीईआरटी के अभी इतने पढ़ना है, मेरे को 100 क्वेश्चन लगाने हैं तो वो आज इतने लगाने हैं। मतलब अपना टास्क डिफाइन कर लो उससे, और टाइम मत देखो कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा। क्वेश्चन प्रैक्टिस वक्त देखते रहो कि कितना लग रहा है, पर वैसे इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना कि मैं 1 घंटा पढ़ा अब मैं किताब बंद करके अपने वो करूँगा, रेस्ट करूँगा। नहीं, जब तक टॉपिक कंप्लीट ना हो जो आपने जिसको टास्क रखा है, अपना गोल बनाया, तब तक आपको शिफ्ट नहीं होना उस गोल से, तब तक हटना नहीं। तो मेरे हिसाब से तो गोल वाइज टारगेट सबसे बेस्ट होता है, टाइम वाइज नहीं। टाइम में डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम, फ़ोन देखते रहेंगे, बाबा कितना टाइम हो गया कितना टाइम हो गया, बीच में नोटिफिकेशन आई हमने उठा लिया, पर हम फिर उस टाइम को काटेंगे नहीं। 1 घंटा मान लो आप पढ़ने बैठे, पर बीच में आपने फ़ोन उठा लिया, मान लो किसका फ़ोन ही आ गया, फ़ोन करा रख दिया और फिर वापस पढ़ने लगे, पर आप इफेक्टिव टाइम नहीं बिताओगे अपने पेरेंट्स को। आप बताओगे मैं तो 9 से 10 बजे तक पढ़ता रहा, बट इफेक्टिव टाइम क्या पता उसमें 45 मिनट्स हो, क्या पता 40 मिनट्स हो। बट अगर आप गोल लेके करोगे कि मेरे को ये टॉपिक करना है, तो आप गोल बताओगे पापा मैंने इतना टॉपिक कर लिया आज, तो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। तो आपको फिर से एक बार, आपका नाम भी उत्साह है, आपको आज रिजल्ट क्लियर हो चुका है कि हाँ जो नीट का एग्ज़ाम है वो दोबारा नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते मैम, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है। आप उत्साह के फादर जी हैं? जी मैम। तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आपका क्या कहना है अपने बच्चे को लेके? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग ने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हमारे घर पे आए। मैं तो एक ही कहूँगा बात कि मेरे को अपने हिंदुस्तान की न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। उन्होंने जो डिसीज़न दिया आज, वो एक चीज़ है, लोग बोलते हैं 25 लाख बच्चों का भविष्य है, लेकिन मैं बोलता हूँ 25 लाख बच्चे नहीं पढ़ते, पढ़ने वाले कुछ ही होते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनको सक्सेस 100% मिलती है। तो सर, आप जैसे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आपने आगे के लिए क्या सोचा है इसके? आगे का तो सबसे बड़ा तो यही है मैम, अभी काउंसलिंग होएगी, एडमिशन जो बेस्ट कॉलेज होगा इंडिया का, मैं प्रेफर वो करूँगा मैम।
ओके, तो आप अपने किस मतलब MS MD में क्या रेफर करना चाहेंगे? वो बच्चे की मर्जी चलेगी या आपका कोई प्रेशर है या कुछ है? नहीं मैम, मैं प्रेशर के हिसाब से नहीं बिलीव करता कभी भी, क्योंकि मेरे कहने से और अपनी विल पावर से जो बच्चा काम करता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है जो अपनी मर्ज़ी से करता है। बच्चे हैं, समझदार हो गए हैं, अब तो डॉक्टर बनने वाला है, तो बनने चल रहा है, समझदार हो गया है। तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। मोटिवेशन आई डॉक्टर बनने की, मेरे पापा हैं, लगभग 10 साल पहले इनका प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन था। हम लोग PGI चंडीगढ़ में गए, वहाँ पे डॉक्टर संतोष है। वो डॉक्टर इतना, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का बंदा जैसे बोलते हैं। एक दिन में पता नहीं 200 पेशेंट देखता है, 250 पेशेंट देखता है, रशिया, बर्लिन, USA, UK, हर जगह जाता है वो। बट वो इतना ईमानदार है, इतना फेमस होते हुए भी उसने PGI चंडीगढ़ को नहीं छोड़ा। नहीं तो ऐसे डॉक्टर के लिए तो करोड़ों के पैकेज है। और मेरे पापा आपके सामने बैठे हैं और डॉक्टर संतोष की ट्रीटमेंट की वजह से हैं। उस दिन थोड़ा मन में लगा कि यार अपने घर में भी एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जो डॉक्टर संतोष की तरह एक मेहनत करे और लोगों को ट्रीट करे। फिर दूसरा एक और चीज़ें आसपास में हमने देखा। यहाँ पे हम इनिशियली जब गए पापा के ट्रीटमेंट के लिए, कुछ डॉक्टर ऐसे मिले जिनका सिर्फ एम ये था कि फटाफट अल्ट्रासाउंड करो, फटाफट ऑपरेशन करो, फटाफट पैसे लो। बट कुछ डॉक्टर्स, हमारे डैडी के कुछ दोस्त थे, डॉक्टर ब्रिज मोहन गुप्ता, वो डैडी के पक्के दोस्त थे, पक्के वाले दोस्त जैसे बोलते हैं। वो उन्होंने हमें गाइड किया कि अगर आपको जाना है तो PGI चंडीगढ़ में जाओ, वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी आपको। रिकॉर्डिंग देखो, आपके सामने बैठे हैं मेरे डैडी। तो इंस्पायरेशन तो मेरे को वहाँ से मिली है सबसे ज़्यादा। तो कुछ एक मेरे दोस्त और हैं, डॉक्टर हैं, जो वो दोस्त इसलिए नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर, मैं क्लर्क हूँ। वो आए 1-2 बार हमारे बैंक में, तो उनको पता नहीं क्या बिहेव अच्छा लगा मेरा या उस ईश्वर की कृपा से। तो उन्होंने, जैसे मैंने देखा, डॉक्टर नवीन शर्मा है यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में, बहुत बढ़िया बेस्ट डॉक्टर है मेरे हिसाब से। हमें कभी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हेल्प करी। डॉक्टर विनीत है यहाँ पे, उन्होंने बड़ी हेल्प करी। तो हमें लगा कि जब इतने सारे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में और डॉक्टर हैं, बदनाम तो है ही प्रोफेशन। देखो जो सच्चाई है, हर किसी को लगता है कि डॉक्टर के पास चला गया तो अब तो कटना ही कटना है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूँगा यहाँ पे, आपके पास एक्टिवा है, कार है, हम जब एक्टिवा की सर्विस कराते हैं, हम मैकेनिक को क्या बोलते हैं? भाई बेस्ट इंजन डालिए इसमें, भाई इसमें खरोंच आ गई, इसको ठीक कर दे, भाई इसके ऊपर अच्छे से वॉश करिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। क्या हम इतना ख्याल अपने शरीर का रखते हैं? डॉक्टर के पास हम 2 साल 3 साल में या बीमार होते हैं उस टाइम पे जाते हैं और हम डॉक्टर को चोर बोलना शुरू कर देते हैं। कितने पैसे खर्चते हैं हम डॉक्टर के पास? एक कार की सर्विसिंग के लिए आप 10,000 खर्च करके आ जाओगे। क्या पूरे साल में आप अपने बॉडी पे 10,000 खर्चते हो? सच्चाई बताना, नहीं खर्चते। हम अपनी मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल डालते हैं, बेस्ट क्वालिटी का डालना, लेकिन जो हम ऑयल खाते हैं हम सोचते नहीं है 10 रुपये सस्ता देना। क्यों? जबकि 10-10 करके कितना बचा लोगे? 10, 20, 50 रुपये महीने में से ज़्यादा तो नहीं बचाओगे। तो मैं लोगों को एक ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम अपने मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का ख्याल करते हैं, वैसे पहले अपने शरीर का भी ख्याल रखना है। अगर हम बॉडी से फिट हैं तो डॉक्टर पे जाएंगे नहीं। डॉक्टर को हम चोर क्यों कहेंगे उस केस में? अगर डॉक्टर को हम चोर कह रहे हैं तो हमारी भी तो कहीं ना कहीं कमी है ना। तो डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि बेकार है। मेरा मानना है डॉक्टर तो भगवान का रूप है, क्योंकि डॉक्टर संतोष की वजह से मेरे पापा आपके सामने, 10 साल पहले उनको प्रॉब्लम थी और आज आपके सामने है। तो ऐसी बात नहीं इस दुनिया पे जो लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर है तो भगवान है। तो मैं इसको सिर्फ एक ही बात बोलते हैं इसको भी कि बेटा देख, तेरे को इस ईश्वर ने बिना 1 रुपये भी खर्च किए इतनी बढ़िया रैंकिंग दे दी और ईश्वर की तरह से अच्छा कॉलेज भी तेरे को मिल जाएगा। बी होनेस्ट। मैं 20 साल एयरफोर्स में होनेस्टी के साथ रह के आया हूँ, तो तुम भी अपनी लाइफ होनेस्टी से काटना, कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है होनेस्ट मैन को, बट वो टेम्परेरी होती है।
कभी लंबी प्रॉब्लम नहीं चलती किसी ऑनेस्ट मैन के साथ। और इसको मैं अपनी तरफ से एक ही बात कहूँगा, बी ऑनेस्ट रहना लाइफ में। अगर किसी का ट्रीटमेंट 5 रुपए की गोली में मिलता है तो 50 रुपए की मत लिखना उसके पास, क्योंकि गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, हर किसी को तकलीफ़ होती है जब अपनी जेब से पैसे देते हैं बीमारी के नाम पे। तो बस मेरी तरफ से तो इसके लिए मैसेज है। और बाकी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको भी मैं एक ही बात कहूँगा कि जब हम अपनी स्कूटर या मोटरसाइकिल को बेस्ट मैकेनिक के पास ले जा सकते हैं तो अपने आप को अगर एक बेस्ट डॉक्टर के पास भी लेके जाओगे तो कम से कम उसे चोर मत कहना अगर वो अच्छा आदमी है। हेलो। आप उत्साह की सिस्टर हैं? हाँ जी। आपका गुड नेम? आस्था। तो आपका अपने भाई के जर्नी में नीट एग्ज़ाम क्लियर करने में क्या हाथ रहा है, कैसे आपने उसको सपोर्ट किया है? मेरे को बस इतना पता है फ़िलहाल कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उत्सव डॉक्टर बन रहा है। और इस पूरी जर्नी में ये था कि ये भी अपनी पढ़ाई के फेज़ पे, आई वाज आल्सो इन माय स्टडिंग फेज़। सो हम क्या करते थे, जैसे उत्सव ने बताया, वो अपना टास्क रख लेता था, तो सिमिलरली मेरे भी टास्क होते थे। तो हम अपना कॉम्पिटिशन लगाते थे कि कौन अपने वाले को पहले कंप्लीट कर रहा है, और उस हिसाब से उसकी मर्जी अगले दिन चलेगी। अगर मेरे को पानी चाहिए, मैं इसको बोल रही हूँ, इसको पानी चाहिए, मुझे बोल रहा है, जो आज जीतता है अगले दिन वो दूसरे की बात मानेगा। तो यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती थी। इट वॉज लाइक म्यूचुअल कोऑपरेशन। मैं अगर कभी डिमोटिवेट हो रही हूँ, उत्सव मुझे संभालता था, पूरा समझाता था, कभी महाभारत के श्लोक से, कभी अपने आप से, कभी ये हो रहा है। तो लाइक कई बार ना आपको बस ये चाहिए होता है कि चाहे कुछ भी सिचुएशन होगी, आई एम विद यू। जस्ट ये होना कि एक बंदा आपका अपना आपके पास रहेगा कि चाहे आप आगे आपका रैंक जो मर्जी आए, क्योंकि कभी 720 का एम लेके चल रहे हैं, 715, इवन इससे कई बार जो नंबर थे वो 500 में भी चले गए एंड ही वॉज डिमोटिवेट। तब यही होता था मेन कि तू कर सकता है, और जो भी सिचुएशन होगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ वो करो जो कंट्रोल में, और आई विल बी देयर विद यू। और इसमें मम्मी पापा, पूरी फैमिली, इसके टीचर्स, सब ने मतलब ना हमारा यही होता था कि कर लेगा, इसके आसपास इसकी मतलब बूझी, और मतलब ना इसके आसपास डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मेरे को अपनी कोई लेक्चर लगाना है और अगर इसका टेस्ट चल रहा है तो हम उस रूम में नहीं जाएंगे। इसको अगर ये है कि वहाँ पे अगर इसके एग्ज़ाम में गर्मी होगी तो हम लोग एसी नहीं चलाएंगे ताकि इसकी बॉडी को उसकी हैबिट रहे। तो अगर एसी नहीं चला तो मैं भी उसमें नहीं बैठती। तो बस ये था कि तो इस मतलब कि भाई के जो रिजल्ट को लेके सबसे ज़्यादा एक्साइटेड आई थिंक आप ही हो। सारे एक्साइटेड है, मैं ज़्यादा दिखा रही हूँ। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भाई डॉक्टर बन रहा है, सच में मतलब इतना मज़ा आ रहा है देख के। आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। हमारी फैमिली से एक बच्चा जो है वो डॉक्टर, और ये सबसे छोटा बच्चा है, तो इसको लेके वैसे भी मतलब एक है कि हाँ, तो उससे ना मतलब एक खुशी का माहौल है सबके अंदर। इसी साल पता चला आपका बेटा भी आईआईटी क्लियर कर चुका है। हाँ, उसने उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ, वो भी जैसे बच्चे, सारे फैमिली में बच्चे सारे होशियार बच्चे हैं पढ़ने में, स्टार्टिंग से ही मतलब इवन 7th 8th क्लास से अच्छे मार्क्स आने शुरू हो गए थे। तो मेरे वाला बेटा, उसका नाम वेदांश है, उसने 10th क्लास में टॉप किया था यहाँ पे ICSE बोर्ड में, सेंट थॉमस स्कूल से। उसके बाद उसको 7th क्लास से टारगेट सेट हो गया था कि मैंने IIT से पढ़ना है। अदरवाइज़ तो 11th क्लास में भी जाके बच्चों को पता नहीं लगता कि मेरे को क्या करना है। तो वो 7th क्लास से कहने लग गया था कि मैंने तो IIT में जाना है। तो जब उसने 7th क्लास में IIT बोलना शुरू किया तो हम थोड़ा सा सोचते रहते थे भी इसको यार पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो उसने बिना किसी ट्यूशन के अपने आप पढ़ना शुरू किया और 10th क्लास में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, बल्कि DC साहब ने भी उसको ऑनर किया था बुला के। उसके बाद फिर 11th 12th में बहुत अच्छे नंबर आए और उसने JEE मेंस क्लियर कर लिया और JEE एडवांस क्लियर कर लिया। उसके बाद IIT रोपड़ में एडमिशन हो गया इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, और साथ में और भी कई जगह एडमिशन हो गया था जस्ट लाइक बिट्स पिलानी में। लेकिन फिर वो हमारे फादर साहब बैठे हैं, पापा जी ने बोला कि 2 साल से IIT की सोच रहे थे, बिट्स में किस लिए जाना। तो फिर वो IIT में चला गया। तो वहाँ पे 4 साल काफ़ी मेहनत करी, अच्छे से की, और जैसे ही 4 साल कंप्लीट हुए, B.Tech कंप्लीट हुआ, साथ ही जॉब ऑफर होगी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में, और 40 लाख का पैकेज है उसका। आपको भी सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, नहीं, हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, और एक दूसरे को सारे बच्चे देख के जब पढ़ते हैं तो सारे बच्चे, ये गुड़िया भी खड़ी है आस्था, ये भी बड़ी मेहनत करती रहती है, ये भी पढ़ रही है काफ़ी। तो मतलब बच्चों को एक दूसरे को देख के इनको एक रास्ता मिल गया, हाँ, आगे एक दूसरे बच्चों को देख के कि हाँ चलो ये भैया ज़्यादा पढ़ रहा है, फिर ये पढ़ रहा है। और जो सबसे बड़े वाला बच्चा है वो, उसका नाम भव्य है,
उसने भी बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यूआईटी से। तो आज उसका एडमिशन कराया एमटेक में। वो एमटेक में चला गया सबसे बड़े वाला बच्चा। और एक सिस्टर है, सिस्टर के बेटे ने भी बीटेक की थी उसने मैकेनिकल से, अब वो एमबीए कर रहा है दिल्ली से अच्छे कॉलेज से। तो मतलब सारे बच्चे मतलब कि लाइन दूसरे को मोटिवेट करते हैं, देन आगे सेम एज ग्रुप में है, 6-6 महीने का गैप है बच्चों में। तो मतलब उससे क्या है कि एक घर में अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है और बिना किसी एक्स्ट्रा कोचिंग के ये कह सकते हैं अपने आप सेल्फ स्टडी करते हैं बैठ के बच्चे। ये भी सर बहुत बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी करके वो इतना अच्छा प्रोसीड। और हम लोग अच्छा अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि भी चलो बच्चे आज के टाइम के हिसाब से बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं और अच्छी एजुकेशन उनकी चल रही है। तो उससे लगता है कि भी थोड़ा सा ईमानदारी से चलो और अपना काम ठीक से करो तो सारे काम ठीक हो जाते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है जी, थैंक यू।